तो आज अपने को नया टॉपिक चालू करना है ना? लास्ट में कर लेंगे। आज अपने को क्या करना है, नया टॉपिक चालू करना है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले वही करा दिया जाए। 11th का जो मार्फोलॉजी आपने पढ़ा, उसी से 12th का पहला चैप्टर कनेक्टेड है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी इसी चैप्टर से कनेक्टेड है। आपने फ्लावर के अंग पढ़े, फ्लावर के बारे में जानकारी मिलेगी। अब थोड़ा डिटेल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर आपने पढ़ा ना इस चैप्टर में? मार्फोलॉजी में फ्लावर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये हेडिंग है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर का नाम है। आपने पढ़ा था कि फ्लावर में कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको बता दें, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर इज फैसिनेटिंग ऑर्गन। ये एनसीईआरटी की मेन हेडिंग पड़ी हुई है। इसका मतलब होता है आकर्षक। तो फ्लावर कैसा है? काफी फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मतलब आकर्षक अंग है पौधे का। क्यों? जितना ज्यादा आकर्षक होगा, कीड़े मकोड़ों को या एनिमल्स को अपनी तरफ प्रभावित करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? आसान। और फैसिनेटिंग है, तभी तो हर चीज में किसी भी एक्सप्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लावर। शादी हो रही है, फ्लावर। डेथ हो गई, फ्लावर। किसी मकबरे पे गए, फ्लावर। कहीं मंदिर में गए, फ्लावर। किसी को बुके दे, खुशी एक्सप्रेस करनी है, बुके दे दो, फ्लावर। बोलो। जवान मर जाए, श्रद्धांजलि। सब में क्या यूज हो रहा है? तो वो खैर उस पर क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। इसके वो जहां से मुद्दा बनता है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वहां से चालू करना चाहिए। फालतू का क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। फ्लावर जो है फैसिनेटिंग ऑर्गन है, यहां से ये लाइन आई हुई है क्योंकि आकर्षक अंग है। इससे क्या फायदा होगा? सो दैट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में इनहेंस। इसको हिंदी में लिखना है तो नोट किया? नोट करो भाई, क्यों नहीं नोट करते? तो फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन है कि नहीं है? फैसिनेटिंग होने से फायदा क्या हुआ? पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, नया उसी से कनेक्टेड है ना, मार्फोलॉजी से कनेक्टेड है। हाँ नहीं, एनाटॉमी तो अंदर चले जाएंगे।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ वही तो फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन है कि नहीं है, यानी आकर्षक अंग है कि नहीं है। क्यों क्यों आकर्षक है, इसलिए आकर्षक है ताकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या किया जा सके, इनहेंस किया जा सके, राइट। पहली बात। दूसरी बात, फ्लावर में कितने होल होते थे याद करो, पहले बताओ फ्लावर बना कैसे, फ्लावर बना कैसे याद करो। स्टेम का मॉडिफिकेशन था कि नहीं था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। यहां कौन बैठा था, सैम, सैम यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहां से क्या लगी रहती है, पत्तियां, मान लीजिए लीफ लगी हुई। तो सनलाइट कहां पड़ती है, सनलाइट लीफ में पड़ी, ये लीफ पर गिरी, लीफ में एक काल्पनिक हार्मोन बना, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरिजन नाम का हार्मोन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन, जिससे यहां पर ये माइग्रेट करके यहां चला जाता है, ये फ्लोरिजन हार्मोन माइग्रेट करके यहां चला जाता है, ये डैश डैश बना दें, ये हार्मोन है। अब ये कहां पहुंच गया, अब कहां पहुंच गया, यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां पहुंच गया, बताओ फ्लोरिजन कहां पहुंच गया, सैम पर, ये क्या था सैम, लेकिन जैसे ही सैम पर कौन पहुंचा, फ्लोरिजन हार्मोन, एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एफ शॉर्ट टर्म है एफ, ठीक है। जैसे ही फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो ट्रांसफर हुआ लीफ से कहां पर, सैम पर, तो यहां बन गया फ्लोरल प्रिमोर्डिया, फ्लोरल प्रिमोर्डिया यानी फूल बनने का स्थान, क्या किसमें बदल गया, फ्लोरल प्रिमोर्डिया। जहां फूल बनता है उस स्पेस को बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डिया। अब फ्लोरल प्रिमोर्डिया किसमें बदल जाएगा याद करो, फिर से फ्लोरिजन ही काम कर रहा है, तो ये किसमें बदल गया, फ्लोरल बड, फ्लोरल बड। फिर फ्लोरल बड जब ब्लूम कर जाएगा, खिल जाएगा, बता चुका हूं, देखो चैप्टर जुड़े हुए हैं सारे, इसलिए पहले ही करा रहा हूं। अब देखो पत्तियों पे जैसे ही सूरज की किरणें गिरी, यहां बना एक ग्रीन कलर का ये हार्मोन, नाम फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फ्लोरिजन, फ्लोरिजन। फिर आपको बताया गया फ्लोरिजन ने सैम पर जाके वर्क किया, जब सैम पर वर्क किया तो सैम बदल गया किसमें, फ्लोरल प्रिमोर्डिया, और फ्लोरल प्रिमोर्डिया किसमें बदल गया, और जब कली खिलती है तो क्या बन जाता है, तो फ्लावर बन गया। तो आप बताओ फूल बनने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुली चाहिए कि नहीं चाहिए, और फेवरेबल वेदर चाहिए कि अनफेवरेबल, फूल एक पर्टिकुलर वेदर में ही खिलता है, इसका मतलब जब एक्सटर्नल स्टिमुली और क्या होता है फेवरेबल वेदर मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है, पत्तियों पे हार्मोन बनने लगता है, यह हार्मोन सैम को फ्लोरल प्रिमोर्डिया में बदल देता है, फ्लोरल प्रिमोर्डिया फ्लोरल बड यानी कली में बदल जाती है, और ये कली किसमें खिल के कन्वर्ट हो जाती है, फूल में। करिए जल्दी ड्रॉ। एक बार बता चुका हूं, देखो चैप्टर कनेक्टेड है कितना ज्यादा, सैम का क्या नाम होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट मतलब स्टेम, एपिकल मतलब ऊपर, और मेरिस्टेम मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, हमेशा डिवाइड होने वाले टिश्यू का नाम क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेकिन अब इसने अपना मूड चेंज कर दिया, देखो मूड चेंजर आया, इसका मूड चेंज, पहले इसको ऊपर स्टेम को लंबा करना था, इसलिए टॉप पे बैठा हुआ था, अब लंबा करना बंद कर देगा, क्योंकि ये सैम बदल गया है, किसमें कन्वर्ट हो गया, तो सैम बचा ही कहां वहां, इसलिए फ्लोरल बड बन जाएगी, फ्लावर बन जाएगा।
और जब भी कभी फ्लावर बन जाता है टिप पे तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है। पढ़ा चुका हूं। तो फ्लावर बनते समय कितने तरह के चेंज आए बताओ? स्ट्रक्चरल चेंज आया कि हार्मोनल चेंज आया कि दोनों? देखो हार्मोन में भी चेंज आ रहा है और स्ट्रक्चर भी बदल जा रहा है। ये देखो सैम बदल गया सीधे किसमें? फ्लावर में। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ एक एक। बहुत वेटेज वाले चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो बताइए फूल बनते समय कितने प्रकार के चेंज आए? ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन पहला कौन सा चेंज देखा गया? स्ट्रक्चरल चेंज, यानी संरचना में बदलाव आया। और दूसरा हार्मोनल चेंज। तो स्ट्रक्चरल चेंज आता है या हार्मोनल चेंज आता है कि दोनों? आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है। जब भी कभी फूल बनता है तो फूल बनते समय कितने प्रकार के चेंज आते हैं? पहला, दूसरा, और फूल खिलने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? देखो एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल स्टिमुली है ना। सूरज की किरणें पौधे के अंदर है कि पौधे के बाहर है? अगर सूरज की किरणें नहीं आती, ज्यादातर फूल कब खिलते हैं? जब सूरज की किरणें आती हैं। वो बात अलग है, कुछ रात को भी खिलते हैं, वो अलग बात है, वो बियॉन्ड द डिस्कशन है क्योंकि आपकी टॉपिक हट गया है। फोटो पीरियोडिज्म पहले एक टॉपिक था, उससे एक्सप्लेन होता था। अभी आप ये मान लो कि दुनिया के ज्यादातर फूल कब खिलते हैं? दिन में, क्योंकि सनलाइट आती है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है, ये माइग्रेट करके सैम पे चला गया, सैम फ्लोरल प्लूमार्डिया बना दिया। फ्लोरल प्लूमार्डिया मतलब फूल बनने का स्थान। फिर उसके बाद फ्लोरिजन हार्मोन ने फ्लोरल बड बना दिए, कली, कली खिल के फूल में बदल गई। जब भी कभी फूल बना तो दो प्रकार के चेंज आते हैं। पहला स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया? सैम बदल के किसमें कन्वर्ट हो गया? तो स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और देखो इधर देखो, ये हार्मोन पहले नहीं बना था, एट द टाइम ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन ही बना, इसका मतलब हार्मोनल चेंज भी है। और ऐसा नहीं कि केवल यही हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन है, पूरा एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें है। इतनी बात क्लियर है? फ्लावर में कितने भाग होते हैं ये सब तो आप पढ़ चुके हो, बनाने की जरूरत तो है नहीं। फ्लावर में कितने होल होते हैं? 4 होल होते हैं। होल मतलब चक्र। जरा आउटर टू इनर चलो, सबसे आउटर पे क्या होगा? उसके बाद कोई होगा, उसके बाद भी कोई होगा, और एक सबसे अंदर भी कोई होगा। तो सबसे बाहर कैलिक्स, कैलिक्स का सिंबल, हाँ, उसके अंदर कोरोला, कोरोला का सिंबल सी। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और इसको किस लेटर से इंडिकेट करेंगे? एंड ए, इसको ए से इंडिकेट करते हैं। जबकि इनर पे क्या था? इनर पे था गाइनोसियम, इसको क्या लिख दें? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और लेटर है जी। याद करो, खूब डंडे तो मारे थे हम लोग ने जी को। कहां से मारे थे? नीचे से ऊपर से? हाँ, फिर बचने के लिए किधर भागी थी? हाँ, यानी अगर डंडा नीचे से लगा हो तो सुपीरियर होगी। हमारे सिलेबस में ज्यादातर कौन सी ओवरी थी? लेकिन एक जगह अलर्ट रहना था, स्टेसी। अलर्ट बोल दिया, समझ में आ गया। इसमें से कौन से एसेसरी होल हैं?
मतलब जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। हाँ, ये और ये कैसा है, ये एसेसरी होल है, मतलब ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। अच्छा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव होल है, ये सब मॉर्फोलॉजी में बताया मैंने। रिप्रोडक्टिव होल यानी ये सहायक चक्र हैं, सहायता करते हैं। ये जनन चक्र है। बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। और ये सारे टिके किस पर हुए थे, फूली हुई बॉडी पर। फूली हुई बॉडी का नाम थैलमस और डंडी का नाम पेडिसिल, पुष्प ग्रंथ। याद आया। ये सारे जो थे, ये इस पे देखो, एक रफ आइडिया दे देते हैं। फूलों की डंडी का नाम क्या होता है, देखो यहां से ये लगा हुआ है कैलिक्स, यहां से लगा हुआ है फिर पंखुड़ी, फिर ये लगा हुआ है मेल, और सेंटर में बैठी हुई है कौन, ये फीमेल। ये तो पहले बना चुके हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी में, सिर्फ दिखाने के लिए बता बोल रहे, बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है जरा याद करो, ये क्या था, ये क्या है थैलेमस, ये क्या है डंडी जिसको बोलते हैं पेडिसिल, पुष्प ग्रंथ। ये क्या है कैलिक्स, दिख रहा है सिंबल। ये क्या है कोरोला, ये क्या है एंड्रोसियम। ये बीच में कौन बैठी है, कौन सी ओवरी बनाई मैंने, सुपीरियर बनाई है, अन्य भाग नीचे से निकल रहे हैं। फ्लावर को बोलोगे हाइपोगाइनस, दिस फ्लावर इज नोन एज, फूल को बुलाओगे हाइपोगाइनस। लेकिन जब हमने इस फूल को अध्ययन करना यानी स्टडी करनी चालू की, देखा कैलिक्स तो नीचे से निकल रहा है, कोरोला तो नीचे से निकल रहा है, एंड्रोसियम तो नीचे से निकल रहा है, गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे आ गया, सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन और सुपीरियर ओवरी, इज दैट क्लियर। बढ़े आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। अब इस चैप्टर में हमें फ्लावर के बारे में तो पढ़ना ही है, फ्लावर तो हमने कहाँ पढ़ डाला है, मॉर्फोलॉजी में। तो इस चैप्टर में मेन टारगेट क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ शर्तें बताता हूं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, देखो इसके लिए दो तीन शर्तें बताता हूं, क्या क्या शर्तें हैं इसकी। पहला, गैमेट बनना चाहिए, पहला क्या बनना चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। फिर गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, सुना है, फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं निषेचन। तब जाकर के गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा। कौन बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। पहले जाइगोट लिखो, पहले क्या बनेगा,
जाइगोट बनता है ना, पहले जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और यही एम्ब्रियो सीड में बंद रहता है। बताइए क्या क्या चीजें जरूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पहले तो गैमेट बनना चाहिए, गैमेट बनना चाहिए मतलब दो अपोजिट सेक्स की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। एक पॉइंट और बना लेते हैं, यानी नीड ऑफ टू डिफरेंट सेक्स, दो डिफरेंट सेक्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल में कुछ गैमेट बनेंगे, कुछ फीमेल में बनेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बन जाएगा तो मेल और फीमेल गैमेट हमेशा फ्यूज कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, या तो बोलो गैमेट फ्यूजन या तो बोलो फर्टिलाइजेशन, स्टैंडर्ड वर्ड है फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जाइगोट का निर्माण, फिर क्या होगा, भ्रूण, भ्रूण बनेगा, ठीक है ना। ये सब कॉमन है, ये कॉमन है, मेल मतलब ये एनिमल के लिए भी वैलिड है, प्लांट के लिए भी, इसलिए सीड वीड नहीं लिखा है अभी मैंने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या दो अपोजिट सेक्स की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, तो देखो इसके पास है, ये देखो इसके पास है दो अपोजिट सेक्स, एंडोसिम गायनोसिम, ठीक है। और फिर इन्हीं के अंदर गैमेट बनेंगे, बताओ इसके अंदर कुछ गैमेट बनेंगे, नाम है पराग कण या पॉलन ग्रेन है, उसके उसके अंदर भी गैमेट बनेंगे। फिर उसके बाद एक गैमेट यहां बनेगा ओवरी के अंदर, उसको एग बोलते हैं। तो बताओ दो जगह गैमेट बने कि नहीं बने। फिर होगा क्या, पॉलन ग्रेन उड़ के आ जाएगा कहीं से, या किसी द्वारा किसी माध्यम से पहुंचा दिया गया, अब वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके अंदर घुसेगी, और जो एग है उस तक पहुंच जाएगा मेल गैमेट। मेल गैमेट जब फीमेल तक पहुंच जाएगा तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये देखो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जाइगोट बनेगा, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। और एक बात और याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कॉज होता है, कॉज वेरिएशन इन प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब समझते हो, संतान, जो भी इनसे संतानें बनेंगी उसमें वेरिएशन आएगा, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आता तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती। समझ में आई बात। सबसे पहला स्टेप क्या है, दो डिफरेंट सेक्स की जरूरत पड़ेगी, मम्मी पापा, जैसे हम लोग के केस में भी ये हुआ, जब मम्मी पापा की गैमेट फ्यूज, मम्मी पापा में गैमेट बने, हम एनिमल के लिए बता रहे हैं, पहले पापा के गैमेट का नाम स्पर्म, मम्मी के गैमेट का नाम ओवा, अब आप बताओ गैमेट बना कि नहीं बना। फिर पापा का स्पर्म जाकर के मम्मी की बॉडी में जो गैमेट है उसको फर्टिलाइज कर देगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हो जाएगा उसके बाद, एन और एन कितने एन हो गए, 2n जाइगोट बन जाएगा, और फिर क्या जाइगोट से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे कहीं भी हो क्या कॉज कर देगा, वेरिएशन कॉज कर देता है। हम ही लोगों को देखो ना, क्या हमारी शक्ल टोटली मम्मी से मिलती है, क्या टोटली पापा से मिलती है, नहीं, तो वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए, हम लोग संतानें हैं अपने मम्मी पापा की, लेकिन चूंकि सेक्सुअली बने हुए हैं तो हम लोगों में क्या हुआ कि वेरिएशन कॉज हो गया, इसीलिए दो भाई बहन या दो बहन बहन या दो भाई भाई कभी भी एक दूसरे से मैच, जबकि पेरेंट तो सेम ही है। हो गया क्लियर। अब देखो किसी भी रिप्रोडक्शन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, किसी भी रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल वाली की बात चल रही है, ए सेक्सुअल पर तो मैंने नाम ही नहीं लिया, अगर आप चाहते हो कि ए सेक्सुअल क्या होता है तो सुनो, उसके लिए दो अपोजिट सेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक सेक्स चलेगा तब भी काम चल जाएगा।
गैमेट उनमें भी बन सकता है, पर उनमें गैमेट फ्यूज, डाइगोट, एम्ब्रियो डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना, और वेरिएशन भी कॉज नहीं आएगा, बिल्कुल उल्टा कर दो, सही है ना। और चूंकि चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने पहले आपको बताया। अब चलो जरा देखो, हो गया। अब देखिए, सबसे पहले एक बात जान लो, बहुत अच्छे से बात जान लेना, ये सॉइल सरफेस है, अंदर जड़ें होंगी, नो डाउट, हो सकती है ना, लाइन डायग्राम बना रहा हूं। पहले तो ये जान लो, जो भी हमें आसपास पौधे दिख रहे हैं, हमारे आसपास जो भी पौधे दिख रहे हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो हमारे बाहर लगे हुए, घर के बाहर लगे हुए, इधर उधर लगे हुए, सब फ्लावरिंग प्लांट है, यानी एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको एक बात बता दें, एंजियोस्पर्म, कोई भी पेड़ आप देखते हो, कोई भी पौधा देखते हो जो कि एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है, उसकी मेन बॉडी होती है 2n। मेन बॉडी कैसी है? 2n। बताओ रूट कैसा है? 2n। लीफ कैसा है? 2n। अगर मान लो यहाँ फ्लावर बना भी दें, अगर फ्लावर यहाँ बना भी दिया तो बताओ फ्लावर भी कैसा होगा? 2n। स्टेम भी कैसा होगा? 2n। दिख रहा है सब? पूरी बॉडी कैसी है? 2n। क्यों क्यों बता रहा हूँ, यहीं से तो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगी। बताइए पूरी बॉडी कैसी है? 2n। यानी इसकी बॉडी को स्पोरोफाइट बोलेंगे कि गैमेटोफाइट? अगर बॉडी 2n दिखाई पड़े तो स्पोरोफाइट, और अगर n दिखाई पड़े तो गैमेटोफाइट। तो बताओ ये कौन सी बॉडी है? स्पोरोफाइट। कोई पूछे कि स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? स्पोरोफाइट बॉडी का नाम है। एंजियोस्पर्म की बॉडी कैसी है? 2n की n। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट क्यों नाम दिया? फाइट मतलब प्लांट, स्पोरो मतलब स्पोर बनाएगा, कब? आगे चल के, अभी हम बनाना सिखाएंगे आपको। क्लियर हो गई बात? बताओ रूट कैसा है? 2n। लीफ कैसी है? 2n। स्टेम कैसा है? 2n। फ्लावर कैसा है? 2n। पूरी बॉडी कैसी है? 2n। बॉडी को नाम क्या दे सकते हैं? अगर 2n हो तो स्पोरोफाइट, n होता तो गैमेटोफाइट। और फ्लावर ही किसमें मदद करता है? हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी पौधे हमारे आसपास हैं या पेड़ हैं, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट? अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट जो है वो उसकी बॉडी 2n होती है कि n? 2n होती है। 2n मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी की गैमेटोफिटिक बॉडी, या स्पोरोफाइट बोल दो शॉर्ट में, या तो शॉर्ट में स्पोरोफाइट बोल दो। और एक रूल और बना लो, प्लांट, कोई भी प्लांट हो, दुनिया का कोई भी प्लांट हो, स्पोरोफाइट है तो गैमेटोफाइट बनेगा आगे चल के, और अगर गैमेटोफाइट होता तो आगे चल के, जरूरी है ये, इनकी लाइफ के लिए कंपलसरी फिनोमिना है। इनको इनको क्या करना है? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्षण भर के लिए ही मेंटेन करे, पर करना है। ये भी आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएगा, ये भी आगे चल के क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। देखो इधर देखो, अगर पौधा 2n है यानी स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट, रूल है ये प्लांट का, पहले रूल सिखा रहा हूं।
इससे पहले स्पोर बन जाएंगे, और उस स्पोर जब जर्मिनेट करेगा उससे बन जाता है, स्पोर हमेशा एन होते हैं, तो इसके बाद बन जाएगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट फिर किस में बदल जाएगा, स्पोरोफाइट में। ये एन होता है कि 2n, स्पोर एन होता है कि 2n, तो स्पोरोफाइट किस में बदल रहा है, और गैमेटोफाइट किस में बदल रहा है, स्पोरोफाइट में। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बताओ इस घटना का नाम क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन बदल रही है ना, बताइए। हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। बताइए प्लांट की खास बात क्या है, यदि प्लांट की मेन बॉडी 2n है तो आगे चल के किस में बदलेगी, n में, और अगर मान लो n होती तो किस में बदल जाती। अब बताओ ये वाली जनरेशन इसमें बदल गई, ये वाली जनरेशन इसमें बदल जाती है, अल्टरनेट क्रम में आते हैं दोनों, तो नाम पड़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण। ये प्लांट की सबसे खास बात है। कोई भी पौधा हो, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, कोई भी पौधा होगा उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर देखने को मिलेगा। This is the unique event in all plant. Unique event in all plants. बताओ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द यूनिक इवेंट ऑफ ऑल द प्लांट की मोस्ट ऑफ द प्लांट। हाँ, सभी पौधे में देखने मिलेगा, सभी पौधे में, स्टेटमेंट है ये, समझो। क्या क्या जान लिया, जो भी बॉडी हमें दिख रही है, पेड़ पौधा दिख रहा है रोड साइड, आपके गार्डन में, आपके अगल बगल कहीं और भी दिख रहा हो, वो क्या है, वो है ये है 2n है कि n है, स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। अब अगर स्पोरोफाइट है तो आगे चल के किसमें बदलेगा, और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट का दोबारा स्पोरोफाइट में बदल जाना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर बोलते हैं उसको पीढ़ी एकांतरण हिंदी में। हर पौधे में देखने को मिलेगा ये घटना, यूनिक इवेंट इन ऑल द प्लांट, यूनिक इवेंट इन ऑल द प्लांट। देखो ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये इसीलिए बच्चे हो जाते कंफ्यूज, और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है पोलैरिटी पर। जब अभी से पोलैरिटी जानोगे तभी तो आगे क्लियर कर पाओगे। चलो ये बातें, दो तीन बातें क्लियर हो गई। फूलों के होल के नाम हमें क्लियर हैं, फूल किस पर टिका था वो क्लियर है, फूल की डंडी का क्या नाम है वो भी क्लियर है, और अभी बताया कि जो भी बॉडी एंजियोस्पर्म की दिखती है, जिसको आप बोलते हो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, उसकी मेन बॉडी अगर 2n है तो कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट, और अगर n होती तो बॉडी कौन सी होती, हाँ लोअर प्लांट्स में n होती है, जैसे एल्गी वगैरह में। हो गया, बढ़ते हैं। अब सुनो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। कौन सा ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, यानी क्या था, एंड्रोसियम, ए से इंडिकेट करते थे ना। सबसे पहले एमएसओ पढ़ेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, शॉर्ट में बोलते हैं एमएसओ, फीमेल को एफएसओ, ठीक है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन एमएसओ सबसे पहले पढ़ रहे हैं, एंड्रोसियम का सिंबल बताया है। अब एंड्रोसियम में यूनिट होती है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम तो टोटल को बोलते हैं, मान लो 10 है, 10 छोटी छोटी यूनिट है, 10 आपस में जुड़े हुए, तो ये 10 मिला के क्या एंड्रोसियम, इसकी यूनिट भी तो होगी कोई, इसकी यूनिट को क्या बुलाते हैं, यूनिट ऐसी दिखती है, इसका नाम है स्टेमेन। बताओ एंड्रोसियम की यूनिट का नाम,
स्टेमेन। एंड्रोसियम की यूनिट का नाम स्टेमेन। स्टेमेन जो है उसमें दो भाग दिख रहे हैं, ये फूला हुआ भाग एंथर, और ये पतला सा लंबा सा भाग फिलामेंट। इतनी बात समझ में आई कि एंड्रोसियम की यूनिट को एंथर वो बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन तो स्टेमेन बोलेंगे। और इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है फूला हुआ ऊपर वाला भाग एंथर, और एक नीचे होता है फिलामेंट। पतला है इसलिए फिलामेंट बोल रहे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें डिटेल में चलते हैं, डिटेल में चलते हैं। अब ये देखना, कई बार बता भी चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था मैंने आपको ये बताया था प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। ये इसके नीचे थैलमस होगा, उसके नीचे डंडी होगी, तो थैलमस के जो करीब हिस्सा आ रहा है ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, 2016 में, कि डिस्टल एंड किससे अटैच होता है और प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है। तो डिस्टल एंड किससे अटैच होगा जरा बताओ नीचे, डिस्टल एंड किससे अटैच होगा? ये है इसका डिस्टल एंड, सॉरी प्रॉक्सिमल एंड। और ये कौन सा एंड है? ये कौन सा एंड है? डिस्टल एंड। तो बताओ कितने एंड दिख रहे हैं हमको? एक प्रॉक्सिमल और एक, प्रॉक्सिमल किस पर टिका रहता है और डिस्टल किसके साथ जुड़ा है? एंथर। समझ में आई ना बात? चलो अब जरा देखो, अब मैं डिटेल में चल रहा हूं, हमें पढ़ना है स्टेमेन, डिटेल ऑफ स्टेमेन। किसका डिटेल पढ़ना है? स्टेमेन का। हमें स्टेमेन का डिटेल पढ़ना है। बताओ फुल एन था कि 2n? तो एंड्रोसियम भी कैसा होगा? 2n। तो स्टेमेन भी कैसा होगा? अगर मैं पूछूं एंथर कैसा होगा, तो फिलामेंट कैसा होगा? सब 2n। ये 2n और n लिखना जरूरी है क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपको आगे के बढ़ेंगे। बताइए एंड्रोसियम की यूनिट का नाम स्टेमेन। एंड्रोसियम अगर 2n, फूल अगर 2n था तो उसके सारे भाग 2n ही होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो 2n हो गया। अब हमने बताया स्टेमेन भी 2n होगा। स्टेमेन में भी दो भाग है, एंथर और फिलामेंट, दोनों 2n हुए। ये जानना बहुत जरूरी है। प्रॉक्सिमल बात क्लियर हो गई, डिस्टल बात क्लियर हो गई। तो बताओ स्टेमेन में कितने भाग थे? स्टेमेन में कितने भाग होते हैं? दो। पहला भाग क्या है? मैं ए और बी डाल देता हूं। ए पहले छोटा सा है फिलामेंट, वो लिख लेते हैं फिलामेंट। दूसरा एंथर। दो भाग थे। अब ध्यान देना, पहले हम फिलामेंट के बारे में जानकारी जुटा लें। पहले फिलामेंट पढ़ रहे हैं। फिलामेंट कैसा है? लंबा पतला और, लंबा पतला, ट्यूब लाइक नहीं है, लंबा पतला और फाइबर लाइक, ठीक है ना? लॉन्ग है, स्लेंडर है, स्लेंडर मतलब होता है पतला, और इसका प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा रहता है? प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विद थैलेमस।
यानी ये नीचे समीप वाला भाग थैलमस से जुड़ा होगा, इसके नीचे थैलमस होगा, बताया भी आपको, ठीक है। और अभी बायोलॉजी में भी पढ़ा है आप लोगों ने। चलो डिस्टल एंड किससे जुड़ा होगा? डिस्टल एंड अटैच्ड विद एंथर। किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन थैलमस पे बनेगा, एक क्वेश्चन एंथर पे बनेगा। प्रॉक्सिमल एंड किस पर जुड़ा हुआ है? थैलमस। और डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है? एंथर। वो फूला हुआ भाग एंथर है ना। अब आपने देखा था कि स्पीसीज बदलने पे क्वालिटीज बदल जाती है, तो आप बताओ स्पीसीज टू स्पीसीज फिलामेंट का नंबर और उसका जो लेंथ है वो वेरी करेगा कि सेम रहेगा? वेरी करेगा। द नंबर, एनओएस मतलब नंबर्स होता है शॉर्ट में, एनओएस ना, पूरा लिख देता हूँ, फिर भी पूरा लिख देता हूँ। द नंबर यानी एनओएस एंड लेंथ ऑफ फिलामेंट varies according to species। प्रजाति बदलने पर फिलामेंट के लेंथ व नंबर्स बदलते रहते हैं या बदल जाते हैं। समझ में आई बात? ये सब एनसीईआरटी है, 11th-12th में से कुछ नहीं छूटेगा। बताइए फिलामेंट लंबा है कि छोटा है? लॉन्ग है। स्लेंडर मतलब पतला था कि मोटा था? और प्रॉक्सिमल एंड किससे टिका हुआ था? थैलमस। डिस्टल किस पर टिका हुआ था? ये तो आप जानते ही हो। नंबर और लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज टू स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज मतलब प्रजातियां बदलने पर इनका नंबर भी बदल जाएगा और लेंथ भी बदल जाएगा। आपने फैमिली में देखा भी था, किसी में 6 था, किसी में 3 था, किसी में इनफाइनाइट था। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, याद करो, ब्रेसिकेसी में 1 2 3 4 और 2 बाहर। याद करो ब्रेसिकेसी में क्या होता है? देखो लेंथ बदल रही है, लेंथ बदल रही है। चेंज इन लेंथ की चेंज इन नंबर? चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज नजर आ रहा है। चेंज इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लेंथ वेरी कर रही है की पौधे में, और इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। याद आया? टेट्राडाइनमस कंडीशन। और लिखते कैसे इसको? 2+4, बाहर 2 अंदर 4। किसकी लंबाई ज्यादा है देख के बताओ? अंदर वालों की लेंथ ज्यादा, बाहर वालों की कम। और एक और बताया था 11th के एनसीईआरटी में, साल्विया। साल्विया की साल्विनिया? हाँ बिल्कुल सही। ये देखो कुछ में ऐसा होता है तो टेट्राडाइनमस बोला है। देखो 4 अगर बड़े हैं तो टेट्राडाइनमस, अगर 2 बड़े हैं तो डाइडाइनमस। टू प्लस टू है यहाँ पे क्या दिख रहा है? चेंज इन लेंथ। बोलो भाई क्या देख रहे हैं इस पौधे में? चेंज इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। और इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? 2+2। और इसका एग्जाम्पल क्या था पता है? इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड।
अब नीचे आगे पीछे जहां जगह एग्जांपल लिख लोगे। ये क्या है? ये है मस्टर्ड, सरसों। ये सरसों की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? साल्विया। ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉट साल्विनिया, साल्विनिया नहीं, साल्विया नॉट साल्विनिया। साल्विनिया फ्लावरिंग प्लांट है ही नहीं, टेरिडोफाइट है। साल्विनिया क्या है? और हम पढ़ क्या रहे हैं? एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म नहीं है। नाम देखो एक जैसा लग रहा है, साल्विया, साल्विनिया। ये आई है, ई जैसे कंफ्यूज हो रहा है। साल्विनिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई? फिलामेंट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा देखो, इस पे क्वेश्चन अभी 2025 में आया था, इस पर साल्विया पर मैचिंग में था। आगे देखो, वैसे तो सारे स्टेमन फ्री भी रह सकते हैं, फ्यूज भी रह सकते हैं आपस में। स्टेमन फ्री भी रह सकते हैं और फ्यूज भी रह सकते हैं। ज्यादातर स्टेमन का फिलामेंट कहां से जुड़ा होता है? थैलमस से। लेकिन कभी कभी पेटल से भी जुड़ जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस कंडीशन। याद आया? ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दिया है, लाइन दी है, नाम नहीं दिया, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हैं। यहां नोट करके एक बात देखेंगे, देखो प्रॉक्सिमल एंड मोस्टली अटैच्ड ऑन, मोस्टली कहां से अटैच होता है? मोस्टली अटैच्ड फ्रॉम थैलमस। ये किसमें हुआ? मोस्टली की बात चल रही है ना। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें प्रॉक्सिमल एंड अटैच विद पेटल। पेटल को कोरोला कहते हैं ना, सी पेटल। तो इस कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो ए, ये हो गया सी, ऐसे एरो, ये इससे जुड़ा है ना। बताओ, अगर कुछ केस में एंड्रोसियम किससे जुड़ जाता है? अरे सी क्या है भाई? हाँ, कोरोला या पेटल बोल सकते हैं, उससे जुड़ जाता है। तो अगर उससे जुड़ गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? ये है एपीपेटलस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? एपीपेटलस कंडीशन। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूले में ऐसा टोपी जैसा मिलेगा। ठीक है। और ये किस फैमिली की पहचान है? फार्मूला है नहीं, इसका नाम क्या है? इसका नाम, फार्मूला तो बात दूर की बात है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपीपेटलस, एपीपेटलस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? एपीपेटलस कंडीशन है ये। और किस फैमिली की पहचान है? बोलो। एमएससी। ये एमएससी की पहचान है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है एमएससी। बताओ, एम फॉर मालवेसी। शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, मालवा मतलब मालवेसी। ये सोलेनम यानी सोलेनेसी। बोलो। सी फॉर कंपोजिटी, नया नाम, हाँ, एस्ट्रेसी।
बोलो क्लियर है? पिछली चीजें भी देखो कवर अप कर ले रहे हैं। ये एनसीईआरटी में है, 12th में लिखा हुआ सब। आप बोलोगे सर लिखा इतनी डिटेल में? इतनी डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ही आप क्या है ना पढ़ के आ रहे हो 11th, तो इसलिए क्या होता है कि वो पहले से ही लिख दिया हुआ है उन्होंने। छोटी छोटी सी लाइनें जो हैं वो दिखाई पड़ेंगी आपको। इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई। नहीं लिखा? एक मिनट है, अभी लिखवाते हैं। देखो अभी मैंने केवल स्टेटमेंट पढ़ा रहा था, इन्होंने सारी हेडिंग एक साथ डाल दी है। मैं केवल अभी आपको क्या, मैंने केवल आपको हिंट दिया किसके बारे में? देखो अब पढ़ के देखो, ध्यान देना। अभी अंतर के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। देखो स्टेटमेंट में कितने भाग होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। टिपिकल स्टेटमेंट मतलब कॉमन। कॉमनली स्टेटमेंट में कितने भाग होते हैं बताइए? फिलामेंट कैसा था? लॉन्ग था, स्टैंडर्ड यानी पतला था, और स्टाक की तरह दिखता था। इसी को क्या बोला? फिलामेंट। टर्मिनल एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब। इसका जो ये अंतिम भाग होता है ये ऐसे बाइलोब है, एक लोब ये एक लोब वो। आंसर पर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी फिलहाल इन्होंने जो बोला है वो बता दिया। ये देखो क्वेश्चन यहां से आया था, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कहां से अटैच होता है जनरली? कभी कभी पेटल से जुड़ जाता है। जब पेटल से जुड़ गया तो एपिपेटाइलस कंडीशन, और सी और ए के ऊपर कैप, और फार्मूला एमएससी। हो गया क्लियर? कोई लाइन छूटी? और ये देखो नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन वेरिएबल होता है डिफरेंट स्पीसीज में। सही बात है, दिखाया सर आपने। बोलो, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी रटो नहीं, एनसीईआरटी समझो, क्योंकि बहुत कुछ है। देख लो इतने में इतने शब्द निकल आए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर पेपर बना तो इससे एक क्वेश्चन आएगा, फिर आगे टॉपिक बताएंगे किससे आएगा। फीमेल से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा बार इससे पूछा गया पिछले 10 सालों में। इतनी बात क्लियर है? कह रहा आप 10 फ्लावर के स्टेमन को कलेक्ट करो, उसके बाद स्लाइड पे रख के देखो तो आपको बहुत सारा वेरिएशन नजर आएगा साइज में, नेचर में। ठीक है ना? ये कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट तो खत्म हो गया, फिलामेंट पर जितने क्वेश्चन बनने थे वो भी बता दिया आपको। देखो मैंने क्या खत्म कराया अभी? फिलामेंट ना, ये देखो ये हम लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया। अब क्या कवर करेंगे? बी वाला पॉइंट। बी वाला क्या है? एंथर। अब लिख लो जल्दी किसका छोटा हुआ है। ऊपर लिख लिया ना सभी? फार्मूला था एमएससी। एम फॉर मालवेसी, एस फॉर सोलेनेसी, सी फॉर कंपोजिटी, कंपोजिटी का नया नाम एस्ट्रेसी। कल क्वेश्चन भी कर लिए थे। इतनी बात क्लियर है? अब आइए एंथर पे। बी वाला पॉइंट है एंथर। अब देखो एंथर कहां से अटैच था? फिलामेंट के डिस्टल से कि फिलामेंट के प्रॉक्सिमल से? हाँ,
तो इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब समझते हो? द्विपालित, दो लोब होते हैं। और कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट डिस्टल पार्ट ऑफ, डिस्टल को टर्मिनल भी बोल सकते हैं, डिस्टल और टर्मिनल पार्ट ऑफ, किसके डिस्टल या टर्मिनल पार्ट ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के कौन से भाग से जुड़ा होगा? नीचे का भाग कि ऊपर का भाग? ऊपर का भाग को डिस्टल बोलते थे ना, या टर्मिनल पार्ट भी बोल सकते हैं। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड। और हर एक लोब में दो थीका पाया जाता है, हर एक लोब में दो थीका पाया जाता है। ये थीका क्या सर? थीका ये है, रुकना पहले ड्रॉ कर ले। ये देखो, कितने लोब हैं? अच्छा, ये लोब क्लियर कब दिखाई पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडनल की वर्टिकल में? जितनी भी स्टडी करी जाती है वो सारा वर्टिकल में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यहां से काटोगे भी तो भी वही चीज दिखाई पड़ेगी, यहां से काटोगे तो भी वही चीज, यहां से काटोगे तो भी वही चीज। ये पेन है, रिफिल पड़ी है ना इसमें, रिफिल। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं यहां से, तो भी पेन और रिफिल की स्टडी होगी। यहां से काट दूं तो भी, यहां से काट दूं तो भी। इसीलिए कहीं से वेरिएशन नहीं आएगा। इसीलिए टीएस इज बेस्ट, बेस्ट। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन फॉर द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द एनी प्लांट। एनाटॉमी ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट की एनाटॉमी की स्टडी करनी है। अब देखो हमने काटा है इसको, कौन सा टीएस है कि एलएस? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, कब क्लियर होगा स्ट्रक्चर, क्लियर कब होगा भी लिख देता हूँ। देखो इसका अगर इस क्लियर स्टडी करना चाहते हैं, क्लियर कट स्ट्रक्चर कैन बी सीन बाय कटिंग ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये इसको हाईलाइट करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बताओ हमें टीएस से दिखाई पड़ेगा कि एलएस से? इसी को बोलते हैं शॉर्ट में टी डॉट एस, ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर कब क्लियर दिखाई पड़ेगा? कितने लोब है एंथर में? दो लोब है। देखो ये लेफ्ट लोब, वो राइट लोब है। ये कौन सा लोब है? ये लेफ्ट लोब। ये कौन सा है? राइट लोब। तो लोब कितने हैं? लोब कितने हैं? अब सुनो थीका क्या होता है। थीका एनसीईआरटी ने बहुत स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन मैं बता देता हूं। एक थीका, एक थीका ये रहा, दूसरा थीका ये रहा, कवरिंग को बोलते हैं, कवरिंग को। और एक ये तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। बताओ कितने थीका हैं? एक लोब में कितने लिखा एनसीईआरटी ने? हाँ, एक लोब में दो, यानी ये थीका और ये थीका, उधर भी थीका है। बताओ, थीका तो दोनों तरफ है ना। ये थीका और ये थीका। ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है? थीका। एक्चुअली थीका एक तरह की कवरिंग होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको स्पष्ट नहीं लिखा। उन्होंने बोल दिया हर एक के अंदर चार चैम्बर होते हैं, उसको भी थीका बोला है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। बताइए कितने लोब हैं? दो लोब, लेफ्ट और राइट। टीएस से काट के स्टडी किया कि एलएस से? ये टीएस ऑफ एंथर है। इसका किसका टीएस है? एंथर का। जब हमने इसको ऐसे स्टडी किया तो हमको पता चला हर एक लोब में कितने थीका हैं? डाई थीकस, यानी ईच लोब हैज
ईच लोब हैज टू थीका, टू थीका, दैट मीन्स कैसा है, डाइथीकस, डाइथीकस। तुम्हारा आंसर कैसा है, बाइलोब्ड और डाइथीकस, बाइलोब्ड और डाइथीकस। हो गई बात क्लियर। और ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ग्रूव मतलब धसा हुआ भाग, खांचा टाइप का भाग, कहीं ये कहीं है और कहीं से धस गया तो ग्रूव बन जाएगा। तो ये क्या है, ये ग्रूव है, ये इधर भी है और उधर भी है, एक तरफ नाम लिख रहा हूं बस। ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो पूरी लंबाई में फैला होता है, जैसे ऐसे देखो, ऐसे मान लो ये है, ध्यान देना, फिर इधर वाला है, इधर वाला है, और ये रहा, ऐसे लंबाई है इसकी, ऐसे फिलामेंट की, ये फिर फिलामेंट है। तो ये जो है ना, ये पूरी लंबाई तक फैला होता है, ये यहाँ तक, ये पूरी लंबाई में फैला रहेगा, देखो पूरी लंबाई में, थ्रू आउट द लेंथ। तो ट्रांसवर्स ग्रूव जो होता है वो कहाँ फैला होता है, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहाँ जाता है, ये थ्रू आउट द प्रेजेंट, थ्रू आउट द, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर, एंथर की पूरी लंबाई तक ये फैला हुआ है। तो हर एक थीका को कौन अलग कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। हो गई बात क्लियर। बताओ ये किसको सेपरेट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट कर रहा है, ऊपर वाले थीका को, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये लिख लेते हैं, इट सेपरेट, इट सेपरेट बोथ, बोथ थीका ऑफ ए लोब। एक लोब में कितने थीका हैं, दो। तो दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। पूरी लंबाई में फैला होता है कि कुछ दूरी पर फैला होता है, पूरी लंबाई में फैला होता है। और ये किसको अलग कर रहा है, देखो ऊपर वाले थीका को नीचे वाले से देखो अलग कर दिया इसने। अगर ये खांचा नहीं होता तो ये जुड़ जाता थीका दोनों, सही है ना। क्लियर है, ये सब चीजें समझ आ गई। अच्छा, जो ये होता है इसके किनारे, इसके किनारे देखो सर्कुलर दिख रहे हैं, चार तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। कितनी तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, फोर साइडेड, फोर साइडेड उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। और किस रूप में उभरा हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो वही पॉइंट लिखते हैं, देखो हाँ, each corner, each corner of anther, each corner of anther is, each corner of anther, हाँ,
इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। कितने हैं टोटल? ईच कॉर्नर ऑफ एंथर इज सर्कुलर। पहले लिखो सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर इन आउटलाइन। बाहर से देखने में कैसा लग रहा है? सर्कुलर इन आउटलाइन। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। सर्कुलर इन आउटलाइन। और चार तरफ उभरा हुआ है। कितने उभार हैं? हाँ, तो इसका मतलब एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। चार तरफ उभार हैं। दैट मीन्स टेट्रा गोनल टाइप। हाँ, फोर साइडेड है ना। एंथर में चार साइडें नजर आ रही है ना कॉर्नर पे। और किस तरह का दिख रहा है? रेक्टेंगुलर की सर्कुलर? सर्कुलर। ये सब अभी एनसीईआरटी की लाइन है, देखिएगा। एंथर कितनी तरफ उभरा हुआ है? चार। तो क्या बोला एनसीईआरटी ने? टेट्रागोनल टाइप। टेट्रागोनल टाइप, याद रखिएगा। तो एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर ना, तो क्या बोला हम लोग ने उसके लिए? टेट्रागोनल टाइप। तो हमारा एंथर डाइथिकस है कि नहीं है? बाई लोब्ड है कि नहीं है? हर एक लोब में कितने थीका है? दोनों को अलग कौन कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप थ्रू आउट द लेंथ होता है कि थोड़ी दूरी पे होता है? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ फिलामेंट नहीं, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर। फिलामेंट तो सॉलिड है, वो तो केवल नॉर्मल सहारा दिए हुआ है, वो तो उसको सहारा दे रहा है। बताओ, फिर आपको बताया गया हमारा जो एंथर है वो डाइथिकस तो था ही था, साथ में उसके किनारे कैसे थे? सर्कुलर। सर्कुलर होता है आउटलाइन में। इसका मतलब कितनी तरफ उभरा हुआ है? क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप है? टेट्रागोनल टाइप। तीन चार शब्द समझ में आ गए? अलग अलग चीजें थी। देखो, एक लोब कितने हैं? दो। फिलामेंट के किस भाग से जुड़ा हुआ था? डिस्टल की बेसल। तो पता है उसका निशान यहां रह जाता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। जैसे ये एंथर है, मान लिया ये एंथर है, ये फिलामेंट इससे जुड़ा हुआ है। तो भाई ये और ये इसका जंक्शन भी तो कोई ना कोई होगा। उसी जंक्शन को जो इसे जोड़ रहा है फिलामेंट से एंथर को, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव है, लिख लेते हैं इसका भी नाम। वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसने पूछा? हाँ, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो एनिमल में आपने पढ़ा है। हाँ, और एक है कनेक्टिव, ये एंथर और फिलामेंट के जुड़ने का स्थान है। एंथर और फिलामेंट जहां से जुड़ता है उस मार्क को, उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? कनेक्टिव। यानी ये क्या होता है? यहीं से फिलामेंट एंथर से जुड़ता है। समझ आ गई बात? ये वही प्लेस है जहां से कौन किससे जुड़ेगा? फिलामेंट अटैच विद एंथर, तो निशान होगा वहां। जो जोड़ने वाले टिश्यू है उसका नाम है कनेक्टिव। समझ में आई बात? जैसे ये है, इस जगह से जुड़ा है, तो इसके और इसके निशान को ये कनेक्टिव। अब समझ में आया आगे बात? कनेक्टिव टिश्यू एनिमल में होता है, कनेक्टिव लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं। कनेक्टिव टिश्यू तो एनिमल में होता है, ये कनेक्टिव है, कनेक्टर है, कनेक्टर। इतनी बात क्लियर है? तो जल्दी जल्दी एक बात बताते हैं। डाइथिकस से लोब पहले बताओ। लोब, दो लोब। हर एक लोब में कितने थीका? दोनों थीका को सेपरेट कौन कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप थ्रू आउट द लेंथ फैला होता है कि थ्रू आउट पार्शियली द लेंथ? तो बोला जाएगा थ्रू आउट द लेंथ, और सेपरेट कर रहा है दोनों थीका को।
फिर हमने बताया चार तरफ इसके उभार होते हैं, फोर साइडेड स्ट्रक्चर है। फोर साइडेड का मतलब क्या हो गया, टेट्रागोनल टाइप। लेकिन हर एक कोने को देखोगे तो नजर कैसे आएगा, सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर इन आउटलाइन। और एक बात और बता दें, हर एक चैम्बर के अंदर, हर एक इसके अंदर, हर एक जो बाहर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक बॉडी पाई जाती है, एक खाली स्थान होता है। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी में माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर बनने का जगह यही है। बताइए, अगर हम एंथर के अंदर चलेंगे तो हर एक लोब में कितने चैम्बर हैं, हर एक लोब में कितने चैम्बर थे, तो दो में कितने हो गए, चार। ईच लोब bears two microsporangium, true microsporangium यानी सूक्ष्म। देखो वो घर, बात समझ लो, देखो 12th है ये, 11th वाला नहीं है। जो घर, जहां पे वो घर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे उसी को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। जैसे देखो इधर कितने स्ट्रक्चर हैं, एक लोब में कितने हैं, तो दोनों में कितने हो गए, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये वही घर है जहां पे क्या बनने वाला है, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रो का मतलब छोटे छोटे साइज में बनते हैं। छोटे साइज के स्पोर बनाना है इस घर में, तो आगे लगा दो एंजियम। माइक्रो स्पोर आगे लगा दो एंजियोस्पर्म से बना एंजियम। बताओ स्पोर बनाने की जगह का नाम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। टोटल कितने हैं, क्योंकि हमारे पास टू लोब है इसलिए टू लोब बियर्स फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल हो गए, हाँ। तो हमारा क्या है, एंथर के बारे में स्टडी हो रहा है। एंथर का किनारा सर्कुलर था कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर था। फोर साइडेड उभरा हुआ था कि वन साइडेड, टेट्रागोनल बोल दे कि नहीं बोल दे, डाइथिकस की मोनोथिकस। जहां पर फिलामेंट और एंथर अटैच होता है उस मार्ग का नाम कनेक्टिव, उस टिश्यू को बोल सकते हैं कनेक्टिव। फिर आपको बताया गया एंथर, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो हमारे पास कितने लोब हैं, तो कितने टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। अब समझ में आई बात। देखो जब यंग होता है ना एंथर, तो इसके इसके अंदर एक फिगर बनाते हैं, यंग एंथर, यंग एंथर का फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, ध्यान देना। और ये मान लो इतना लंबा है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप नजर आ रहा है। बोलो अब टोटल टोटल क्या क्या हमें दिख गया। ये है आपका एपिडर्मिस, वो अलग से हेडिंग डलवाएंगे। पहले ये बताओ, ये इसकी लेंथ हो गई पूरे एंथर की। हर एक में कितने चैम्बर, एक। और ये क्या था, तो टोटल कितने चैम्बर हो गए, चार हो गए। ये इनके अंदर क्या होता है, एक सॉलिड सा वो भरा होता है टिश्यू, यहाँ पे ये सेंटर में, इसके सेंटर में, किसके सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कुछ टिश्यू भरे होते हैं। ये टिश्यू आगे चल के स्पोर बनाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं ये होमोजेनस सेल है, होमोजेनस सेल या होमोजेनस टिश्यू बोल दो। सेल मिलके क्या बना लेते हैं, होमोजेनस टिश्यू।
ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, या एक और नाम दे देते हैं पॉलन सैक, याद करो बता चुका हूं, या फिर पॉलन चैम्बर। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला? बहुत छोटा सा है, छोटा है इसलिए माइक्रो लगा दो। स्पोरेंजियम क्यों बोला? क्योंकि इसमें स्पोर बनने वाले हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे चल के क्या कहलाएगी? पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर, तो कुछ अलग नहीं है। और होमोजेनस टिश्यू का नाम क्या होगा? ये तो होमोजेनस टिश्यू इसके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, ये कहां प्रेजेंट है? इन सेंटर ऑफ, इन सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हीं को हम एक नाम दे देते हैं, होमोजेनस टिश्यू जो होता है ना, उसी को और क्या कहते हैं? ये फर्दर known as स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू है ना, इसलिए नाम पड़ गया स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहला रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू। बताओ, हर एक एंथर में जो है उसके सेंटर में कुछ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? एक जैसा टिश्यू। उसी एक जैसे टिश्यू को आगे चल के क्या बुलाएंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सब कैसे होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन चैम्बर, 2n अगेन। ये जो होमोजेनस टिश्यू है या स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये भी कैसी है? 2n है। बोलो सब कुछ क्लियर? क्योंकि अभी कहीं कोई माइटोसिस मियोसिस तो कराया नहीं। जब मियोसिस कराएंगे तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, 2n से n हो जाएगा। लेकिन अभी तक 2n है, मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूं, अभी तक कुछ भी पूछा जाए 2n 2n 2n। तो इसके सेंटर में कौन सा टिश्यू भरा हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी का नाम क्या है? पहले होमोजेनस टिश्यू बोला था, उसी को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, जरा चेक करिए, लिख लिया? यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब कोई व्यक्ति यहां से यहां स्टडी करता है, आउटर टू इनर, तो हमें 4 लेयर मिलेगी। कितनी लेयर मिलेगी? 4 लेयर मिलेगी आपको। यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक के जर्नी में कितनी लेयर मिलेगी? यानी एंथर कितनी लेयर से ढका रहता है? 4। देखो पहले इतना एनसीईआरटी से एक बार देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल सटीक चल रही है आपकी। देखो ये एंथर इज बाइलोब्ड की यूनिलोब्ड? एंथर इज बाइलोब्ड। और हर एक लोब में कितने थीका थे? इसीलिए हमने क्या बोला था? डाइथीकस। बोला था कि नहीं बोला था? कह रहा है अक्सर एक लंबी सी ग्रुप पाई जाती है, लंबी सी ग्रुप पाई जाती है लेंथ वाइज। ये अभी दिखाते हैं इधर, लेंथ वाइज ये सेपरेट करती है किसको? दोनों थीका को अलग कर दे रही है। फिगर बना के बताया था, तो दोनों थीका को अलग कर दे रही है। कह रहा है अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्लियर होगा? कैसे क्लियर होगा? ट्रांसफर सेक्शन किसका काट रहे हैं? एंथर का। तो हमें चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी देख करके। बाइलोब नेचर जो एंथर का होता है इज वेरी क्लियर इन टीएस। देखो बार बार वही बोल रहा है, हमने टीएस बताया था ना, टीएस बोल रहा है कि देखो दो दो बार बोला है टीएस, एक बार बोला है फिर दोबारा स्ट्राइक कराया है।
याद रखना टीएस नॉट एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की वो ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर इन्होंने बोला एंथर कितनी तरफ उभरा हुआ था, तो क्या बोला था हम लोगों ने, और हर एक के अंदर मतलब टोटल चैम्बर देखे तो टोटल कितने चैम्बर हैं, उनको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दिया कि मेगा स्पोरेंजिया, और कितने एक लोब में है, एक लोब में दो, तो दो लोब में अभी तो लिखाया है, ये देखो इतना पैरा फिर कवर हो गया। और ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के क्या कहलाएगा, पॉलन सैक का दूसरा नाम पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर। और कह रहा है कि इसी के अंदर एंथर पूरी लंबाई में पैक रहते हैं, ठीक है ना, इसी में पॉलन ग्रेन पैक होते हैं थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। ये देखो इसमें ही पूरे अंदर ये, अब ये बाहर से तो दिखेगा नहीं, ये पूरी लंबाई में ये पॉलन ग्रेन्स वो पैक्ड रहेंगे, लेकिन पहले बने तो पॉलन ग्रेन, अभी तो बना ही नहीं है। कुछ भी पूछा जाए अभी तक के इतिहास में जितना मैंने पढ़ाया, तो 2n होगा कि n, 2n होगा कि n, क्या अभी कोई भी स्ट्रक्चर n नाम का दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, जब आएगा तो बताते हैं आपको। अब हम देखेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो अगली हेडिंग ये है हमारी, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर कह रहा है टीएस, टीएस काटोगे तभी दिखाई पड़ेगा, टीएस काटेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आउटलाइन कैसी है, सर्कुलर बता चुका हूं, और कितनी वॉल होती है, हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जब हम बाहर से अंदर चलते हैं तो क्या होगा, टीएस काटने में पहले सर्कुलर दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एंथर में, टोटल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इनके सेंटर में क्या है, इनके सेंटर में क्या है, इनके सेंटर में है, अब नाम आप जानते हो, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो ये 2n है तो ये भी कैसा होगा, पूरा एंथर कैसा है, तो ये भी है, अभी तक चीजें 2n चल रही है, बार बार याद दिला रहे हैं क्योंकि खतरा आने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में पहले एंथर, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके सेंटर में होमोजेनस टिश्यू यानी 2n, ठीक है। यही आगे चल करके, यही आगे चल करके फर्दर डेवलप करती माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बताओ, अभी मैंने कुछ बोला, कोई डिवीजन का नाम लिया नहीं, तो ये भी कैसा होगा, 2n, समझ रहे हो ना, ये भी 2n है। और अगर हम कवरिंग को देखें तो 4 कवरिंग होती है बाहर से अंदर, बताइए एंथर को कितने लेयर घेरे रहती है, हाँ, तो एंथर इज सराउंडेड बाय 4 लेयर स्ट्रक्चर। एंथर में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, एंथर इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी 4 संरचनाओं से घिरा रहता है। बताओ माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन मिला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। ही आगे किसमें डेवलप कर जाएगा, हाँ, शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी, एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट शॉर्ट टर्म क्या है, एमएमसी।
इसको पॉलन ग्रेन मदर सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन आप माइक्रोस्पोर बोलोगे। जब तक पॉलन ग्रेन शब्द नहीं आ रहा है तब तक माइक्रोस्पोर बोलेंगे। अब कितने लेयर होते हैं? मान लो एक ये लोग हैं, हम एक ही लोग बना रहे हैं, बोलो इधर का बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये चैम्बर हो गया, ये चैम्बर हो गया, तो यहां से यहां तक कितनी लेयर होगी? यहां से एक, देखो कहां से कहां देखना है, आउटर टू इनर की इनर टू आउटर? ये सबसे बाहर, ये एक सबसे अंदर होगी, यहां कुछ बीच में भी लेयर होती है, तो टोटल कितनी लेयर है? देखो एक एक करके बताते हैं। एक यहाँ पे है लाल वाली, एक इसके बाद यहाँ पे होगी दो, फिर यहाँ पे होगी, और फिर सबसे अंदर यहाँ पे लेयर होगी, ठीक है ना। तो देखो बाहर वाली क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। बाहर वाली क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। बाहर वाली लेयर कितनी होती है? एक, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या होता है? ये होता है, एपी का उल्टा एंडो कर दो, तो एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में पता है क्या होता है? खास बात बताओ, ये तो नॉर्मल सेल है, इसमें दो तरह की थिकनिंग होती है। ऐसे को बोलते हैं टेंजेंशियल थिकनिंग, है ना, और ऐसे को बोलते हैं रेडियल थिकनिंग। मेरी बात समझो, मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे कोई ऐसे गोला स्ट्रक्चर है, अगर ऐसे है तो कौन सी थिकनिंग हुई? ट्रांसवर्स, वो सॉरी टेंजेंशियल, इसका टेंजेंट तो यही होगा। और अगर ऐसे हो रही तो रेडियस, तो रेडियल थिकनिंग होगी। कितने प्रकार की थिकनिंग है इसमें? दो प्रकार की। और किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज थिकनिंग, सेलुलोज थिकनिंग। और ये पानी को सोख लेता है, क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर। वाटर, वाटर ना दिया हो तो मॉइस्चर, और फूल जाता है, फूल जाता है, ठीक है। दो हो गई, तीसरी आओ, तीसरी ये वाली लेयर है, नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक से तीन तक हो सकते हैं, 1 2 3, ये सब सिंगल सिंगल है। एक लेयर, ये भी एक लेयर, ये एक से तीन लेयर। और सबसे अंदर वाला ये कहलाता है टैपिटम। टैपिटम, और टैपिटम जो है ना, न्यूट्रिएंट रिच होती है। न्यूट्रिएंट रिच यानी खाने से भरपूर, यानी भोजन भरा होता है इनमें। इसीलिए नरिश करती है, नरिश पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को नरिश करेगी। पॉलन ग्रेन यानी परागकण, नरिश यानी भोजन देगी। जब भोजन से भरा है तो भोजन देगी। किसको भोजन देगी? हाँ। अब एक बात और बताऊं, ये जो होता है, ये इसका जो जब भी कभी खाना ज्यादा हो तो हमेशा प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। इसमें खाना ज्यादा है कि कम है? तो बताओ प्रोटोप्लाज्म क्या करें इसका? इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। सेल के लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में सुना होगा जीवद्रव्य। क्लियर हो गई बात? जीवद्रव्य ये है, ये यहां तक क्लियर हो गई। और ये भी एक ही होती है जनरली, जनरली वन होती है। लेकिन इसकी जो सेल होती है ना, सेल, इसकी जो सेल होती है ना, वो
बाई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? बाई न्यूक्लिएटेड। बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। बाद में कैसी हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। एनसीईआरटी ने पूछा है कैसे, तो आप बताना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो बताइए सबसे पहले बाहर की लेयर का नाम, बाहर की लेयर का नाम एपिडर्मिस। उसके अंदर की लेयर का नाम, वहां पर कितनी किस चीज की थिकनिंग है? सेलुलोज। क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? मॉइस्चर या वाटर, और फूल जाती है। कैपिटम सबसे अंदर वाली लेयर है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, पॉलन ग्रेन को खाना देगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और पहले बाई न्यूक्लिएटेड होती है, बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। पूछा जाएगा कौन से डिवीजन द्वारा? आंसर हाँ नोट करिए। हो गई बात क्लियर? एक आखिरी लाइन लिख लो बस। जो बाहर की 3 लेयर है वो 2 काम करती है। आउटर 3 लेयर, आउटर 3 लेयर क्या करती है? 2 काम करती है। 2 काम में पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। बताओ पॉलन ग्रेन अंदर है, सुरक्षा दे रही है, यानी सुरक्षा। और दूसरा काम है हेल्प्स इन डेहिसेंस। हेल्प्स इन डेहिसेंस, समझ आई बात? हेल्प्स इन डेहिसेंस। बाहर वाली जो लेयर है उसका क्या काम है? 2 काम है। बाहर की 3 लेयर कितने काम करती है? 2 काम करती है। पहला, दूसरा डेहिसेंस का मतलब होता है फटना, एंथर को फटने में मदद करेगी। जब तक एंथर फटेगा नहीं मैच्योर होकर के, तब तक पॉलन ग्रेन अंदर वाले बाहर बाहर कैसे आएंगे? और पॉलन ग्रेन बाहर आने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस। यहां तक हो गया। यहां तक हो गया क्लियर ना? विद एनसीईआरटी हो गया यहां तक क्लियर।